तो प्यारे बच्चों के आप भी हो क्लास 10th में और इस बार 25 फरवरी यानी कि कल आप लोगों का पेपर है। कौन सा पेपर है? कल आप लोगों का 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर है। तो भाई यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 25 फरवरी को जो आप लोगों का जो विज्ञान का पेपर आने वाला है, जो पेपर आएगा वो पेपर मैं आप लोगों को आज के इस क्लास में सॉल्व कराने वाला हूँ। बिल्कुल सेम मेरे पर जो आप लोगों का यही वाला पेपर पूछा जाएगा जिसका कोड रहने वाला है 817 RC, है ना। पेपर देने जाओगे आप लोगों को इस कोड का पेपर दिया जाएगा। पेपर मतलब कि जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो बिल्कुल सेम मेरे पर बच्चों ये वाला पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर देखो हमारे पास 2026 का एक विज्ञान का पेपर है, बिल्कुल वायरल पेपर भाई, बिल्कुल छपेगा। 25 तारीख को जाओगे बिल्कुल सेम यही वाला पेपर आप लोगों को दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हमारा आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। समय हमारे दिया 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। तो आप लोगों को बिल्कुल पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है 3 घंटे 15 मिनट में। अब आगे देखो यहाँ से हमारा ये देखो सारे के सारे नोट करके दिया गया है। नोट पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत जरूरी होता है कि भाई प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश करके दिया गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। अच्छा ये भी देखो हमारे सारे निर्देश दिए गए हैं जिनको आप लोग कहाँ पेपर देने जाना तो वहीं पर आप लोग पढ़ लेना, है ना, वहीं पर पढ़ लेना। अब मैं सीधा आप लोगों को प्रश्न दिखा देता हूँ कि भाई आप लोगों के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं। और वहाँ पर जा करके 25 तारीख को जब जाना तो ये वाला जब पेपर दिया जाए आप लोगों को, है ना, तो आप लोग इसके सारे सारे निर्देश वगैरह सब कुछ नोट वोट सब कुछ पढ़ लेना। अब मैं सीधा आप लोगों को प्रश्न ले चलता हूँ, प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न दिया गया है कि यहाँ से देखो हमारा प्रश्न बन जाता है। यहाँ से देखो उपभाग एक बहुविकल्पी प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कैसा होता है? 1 नंबर का आएगा। तो एक ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 1 से कम, सी ऑप्शन दिया है 1 से अधिक, डी ऑप्शन दिया अनंत। तो बताना है भाई समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन जो होता है कैसा होता है। तो बात देखो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही करेंगे, एक आवर्धन होता है, एक मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है 12 सेंटीमीटर होती है। तो दर्पण के उत्तर पृष्ठ की त्रिज्या वह कितनी हो जाएगी? तो 1 नंबर का ये देखो आ जाएगा प्रश्न, है ना, 1 नंबर का आएगा। तो इसका देखो राइट आंसर लगा देना भाई 24 सेंटीमीटर। आप लोगों को 25 तारीख को जाना 24 सेंटीमीटर को सही करना है। बी डी वाला गोला भरना है ना, OMR सीट में डी वाला गोला भरना है। अब आगे देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है भाई, है ना। प्रश्न नंबर 3 1 नंबर का पेपर में आएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन दिया 0, बी ऑप्शन दिया अनंत, सी ऑप्शन दिया 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दिया -25 सेंटीमीटर। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो भाई बताना है प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। तो सारे के सारे बच्चे बी ऑप्शन को ही सही करेंगे, अनंत मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो 1 नंबर का आएगा पेपर में। आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो भाई 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 नंबर का देखो आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया 3.6 × 10⁻³ जूल, बी ऑप्शन दिया 3.6 × 10⁻⁴ जूल, सी ऑप्शन दिया 3.6 × 10⁻⁵ जूल, डी ऑप्शन दिया 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो 1 किलोवाट घंटा भाई किसके बराबर होता है ये हमको बताना है। तो इसका देखो डी ऑप्शन सही करेंगे, 3.6 × 10⁻⁶ जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि नेत्र लेंस जो होता है कैसा होता है। प्रश्न नंबर 5 कि नेत्र लेंस कैसा होता है। तो भाई 1 नंबर का ये भी देखो प्रश्न आ जाएगा, है ना। तो पेपर देने चाहोगे तो नेत्र लेंस जो होता है भाई अभिसारी, ए ऑप्शन सही करोगे पेपर में, है ना। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का ये जो OMR सीट जो हुई उसमें आप लोगों को ए वाला गोला भरना है भाई, है ना। ये आप लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका पूरा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6 कि हीटर का तार किसका बना होता है। ये भी 1 नंबर का आएगा। तो हीटर का तार जो होता है भाई नाइक्रोम का बना होता है। तो आप लोगों को बी वाला गोला भरना है ना, इस बात को याद रखना है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। अब आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो भाई बताना है कि संयुग्मी फोकस जो होता है किस में संभव होता है, ये हमको बताना है, इसका उत्तर बताना है कि संयुग्मी फोकस सिर्फ और सिर्फ किस में संभव होता है ना। ए ऑप्शन दिया उत्तल दर्पण में संभव होता है, बी ऑप्शन दिया है साधारण कांच में संभव होता है, सी ऑप्शन दिया समतल दर्पण में, डी ऑप्शन दिया अवतल दर्पण में। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस में संभव होता है? प्रश्न 7। तो लगा देना भाई अवतल दर्पण में, है ना। तो
डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण में ही संभव होता है। अब आगे देखो प्रश्न नेक्स्ट। अब यहाँ से मेरा उपभाग 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मेरे सारे के सारे वैसे प्रश्नों के मतलब रसायन विज्ञान के प्रश्न होंगे। उपभाग 2 मेरे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 1 नंबर का देखो आ जाएगा कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन दिया CH4, बी ऑप्शन दिया C3H8, सी ऑप्शन दिया C4H10, डी ऑप्शन दिया C2H6। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का देखो राइट आंसर हो जाएगा C3H8 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे C3H8 को ही सही करेंगे, है ना। तो इसका बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 9 कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है भाई। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया एथेनॉल, बी ऑप्शन दिया मेथेनॉल, सी ऑप्शन दिया एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन दिया एथेनोइक अम्ल। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई ना। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है। तो सारे सर बच्चे प्रश्न नंबर 9 का ए ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से सजातीय युग्म कौन सा है। तो बताना है भाई सजातीय युग्म कौन सा हो जाएगा, है ना। तो 1 नंबर का ये भी देखो प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से सजातीय युग्म कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया CH4 तथा C2H4, बी ऑप्शन दिया CH3OH तथा CH3CHO, सी ऑप्शन दिया HCHO तथा CH3CHO, डी ऑप्शन दिया C2H5OH प्लस CH3OCH3, है ना। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो अब देखो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा HCHO तथा CH3CHO, यानी कि आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 11 कि निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। हमें उस कौन सी ऐसी धातु जो कि जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है ना। तो देखो 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया कापर, बी ऑप्शन दिया सोडियम, Fe यानी कि आयरन, मैग्नीशियम। ये मेरे 4 ऑप्शन है। 1 नंबर का पेपर में ये प्रश्न बनेगा। और प्रश्न नंबर 11 का देखो राइट आंसर हो जाएगा CO मतलब कापर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि किसी विलयन का pH मान 3 है, वह विलयन कैसा होता है। तो भाई किसी विलयन का मान लीजिए pH मान 3 है, तो विलयन कैसा होता है। ए ऑप्शन दिया क्षारीय होता है, बी ऑप्शन दिया उदासीन, सी ऑप्शन दिया अम्लीय, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 12 का देखो राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए भाई कोई विलयन, किसी भी विलयन का pH मान 3 है ना। किसी भी विलयन का मान लीजिए pH मान 3, तो विलयन जो होता है वो विलयन उदासीन हो जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन भाई सही करेंगे। और आगे देखो प्रश्न नंबर 13 कहता है कि आर्सेनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। आर्सेनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा। इसका राइट आंसर देखो टमाटर हो जाएगा। टमाटर जो होता है ये आर्सेनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों को सही करना है। अब आगे देखो अगला यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाता है उपभाग 3, जो कि आप लोगों के सामने दिया गया है। उपभाग 3 मेरा देखो यहाँ से बन जाएगा। चलिए भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं उपभाग 3 को। यहाँ पर देखो लिखा है उपभाग 3 कि पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। पादप जो होते हैं किस प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो भाई 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा, बनेगा ये वाला। ए ऑप्शन दिया वाष्पोत्सर्जन द्वारा, बी ऑप्शन दिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी ऑप्शन दिया श्वसन द्वारा, डी ऑप्शन दिया प्रजनन द्वारा। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 का देखो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14 का सही हो जाएगा सी, यानी कि श्वसन द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही करेंगे, है ना। तो सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 देखो कहता है कि प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कहता है कि जल का संवहन जो होता है किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया जाइलम द्वारा, बी ऑप्शन दिया फ्लोएम द्वारा, सी ऑप्शन दिया कार्टेक्स द्वारा, डी ऑप्शन दिया मज्जा द्वारा। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो जल का संवहन जो होता है किसके द्वारा होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही कर देंगे। ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा जाइलम द्वारा। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है कि जो अमोनिया का जो यूरिया में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किसके द्वारा होता है भाई। 1 नंबर का ये भी देखो आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा होता है। तो अमोनिया का जो यूरिया में परिवर्तन जो होता है यकृत द्वारा होता है। और प्रश्न नंबर 17 कहता है कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। तो भाई ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। तो 1 नंबर का देखो प्रश्न ये भी आ जाएगा, है ना। तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया 2, बी ऑप्शन दिया 0, सी ऑप्शन दिया 4, डी ऑप्शन दिया 8। तो बताना है भाई ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 8 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो आप लोगों को भाई यहाँ पर डी ऑप्शन को सही करना है ना। तो मैंने आप लोगों को देखो 17 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। इसके बाद आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक नंबर का आएगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है। ए ऑप्शन दिया उत्सर्जन में, बी ऑप्शन दिया पाचन में, सी ऑप्शन दिया श्वसन में, डी ऑप्शन दिया वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन भाई किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रश्न नंबर 18 का देखो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में, है ना। तो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 19 कहता है कि आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। एक नंबर का ये भी आ जाएगा कि आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया अवशोषण, बी ऑप्शन दिया पाचन, सी ऑप्शन दिया क्रमकुंचन, डी ऑप्शन दिया परिसंचरण, है ना। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा क्रमानुकुंचन, है ना। तो सी ऑप्शन भाई इसका पूरा सही करेंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। एक नंबर का देखो आ जाएगा कि जितने भी मूल रोमों द्वारा जो खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है किसके द्वारा होता है ना। तो ए ऑप्शन दिया अणुओं के रूप में होता है, बी ऑप्शन दिया आयनों के रूप में, सी ऑप्शन दिया यौगिकों के रूप में, डी ऑप्शन दिया गैसीय रूप में। तो बताना है भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का देखो राइट आंसर हो जाएगा आयनों के रूप में, है ना। तो बी ऑप्शन इसका भाई पूरा का पूरा सही हो जाएगा, आयनों के रूप में, है ना। तो प्रश्न 20 का बी ऑप्शन सही करेंगे। चलो अच्छा आगे देख लो। इसके बाद हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड व उपभाग 1। खंड व जो रहने वाला है 50 नंबर का पूछा जाएगा। उपभाग एक में जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे आप लोगों के भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। तो भाई उपभाग 1 में हमारे भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, इसको आप लोग याद कर रखना। चलो आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का उपभाग 1। यहाँ से देखो हमारा प्रश्न नंबर 1 देखो क्या पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे भाई। यहाँ से देखो हमारा प्रश्न नंबर 1 कहता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। उचित चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो भाई 4 नंबर का ये भी देखो आ जाएगा। मतलब कि भाई प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, यानी कि उससे क्या तात्पर्य है, और हमें चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को भी समझाना पड़ेगा। और प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन जो होता है किन रंगों का होता है ना। तो ये 4 नंबर का ये भी आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 कहता है कि अवतल दर्पण के सम्मुख इसके ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है किरण आरे खींचकर हमको दर्शाना है। तो 4 नंबर का ये भी आ जाएगा। और अगला प्रश्न जो है 6 नंबर का आएगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरे के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो भाई पूरा 6 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से मिलाकर देखो, एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न ये, चौथा प्रश्न ये, है ना। मतलब 6 4 10 4 14 4 18 नंबर का आपका भाई यहाँ पर भौतिक विज्ञान पूछा जाएगा, है ना। इसके बाद देखो हमारा अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोगों को उसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग भाई यहाँ पर इसका भी उत्तर लिख सकते हो। अथवा करके देखो यहाँ पर दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा ये प्रश्न नंबर 4 जो है 6 नंबर का आएगा। और अथवा करके भी दिया गया है, अथवा वाला भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ से मेरा उपभाग 2 देखो बन जाता है। उपभाग 2 मेरे यहाँ से पूछा गया है, जो कि अब उपभाग 2 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे रासायनिक विज्ञान के प्रश्न होंगे कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसल अवधारणा के आधार पर समझाइए। 6 नंबर का आएगा कि साबुन की जो सफाई प्रक्रिया जो होती है उसको हमें मिसल अवधारणा के आधार पर समझाना है। और प्रश्न नंबर 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 कहता है कि हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सारे के सारे हाइड्रोजनों में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तथापि यह अधातु है, ऐसा क्यों, और हमें इसके बारे में स्पष्ट भी करना है। 4 नंबर का पेपर में आएगा। और प्रश्न नंबर 7 कहता है कि एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपायों को भी लिखना है। तो भाई 6 नंबर का आ जाएगा। अथवा करके लिखा है। इसके बाद देखो अथवा करके यहाँ पर देखो नीचे दिया गया है। अथवा करके नीचे दिया गया है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होते हैं। एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। तो भाई 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। तो सीधा और सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब यहाँ से देखो मेरा उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है ना। तो भाई उपभाग 3 आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसको भी देख लो। उपभाग 3 में देखो क्या पूछा गया है, जहाँ पर मेरे सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। उपभाग 3
परिवार नियोजन किसे कहते हैं? मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो भाई 4 नंबर का आ जाएगा पेपर में कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं और जो मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का भाई उल्लेख भी करना है। तो इस तरीके से मिलाकर 4 नंबर का आप लोगों का पेपर में बनेगा ये प्रश्न। और प्रश्न नंबर 9 कहता है कि मेरुरज्जु क्या होता है? मेरुरज्जु क्या होता है? इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है? तो भाई मेरुरज्जु के द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है? ये भी हमारा मतलब प्रश्न नंबर 9 जो है रहने वाला ये 4 नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है? तो भाई धमनी और सिरा में अंतर बताना है। पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है ना? तो इसको भी हम बताना है कि पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो भाई 4 नंबर के भी आ जाएगा। और अगला प्रश्न जो है 6 नंबर का आएगा, ये वाला देखो 6 नंबर का प्रश्न आएगा कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन भी कीजिए। तो सीधा 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख भी कीजिए। तो भाई अथवा करके लिखा है, ये हमारा 6 नंबर का आएगा, है ना। तो इस तरीके से मिलाकर मैंने आप लोगों को 25 फरवरी का वायरल पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको आप लोग पूरा का पूरा तैयार करके चले जाओ पेपर देने।